हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 110 ग्लोबल पॉलिटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। A. Non-traditional security threats. B. Principles guiding the working of the WTO. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर लिखना है। पहले हमें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे कि टेररिज्म, पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना है। दूसरा पार्ट WTO के काम करने के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में है जो इंटरनेशनल ट्रेड को गाइड करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। आज के समय में सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ सेना और जंग नहीं रह गया है। अब नए चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पैंडेमिक भी नेशनल और ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन गए हैं। इन्हें ही हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स कहते हैं। साथ WTO एक ऐसा ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो ट्रेड को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाता है और इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पर यह काम करता है। मेन बॉडी। A. नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। डेफिनेशन। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स वो होते हैं जो मिलिट्री से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते लेकिन सोसाइटी और इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेररिज्म, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, हेल्थ पैंडेमिक्स, साइबर थ्रेट्स, माइग्रेशन, etc. टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। टेररिज्म। पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स वायलेंस का यूज करते हैं। क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग से डिजास्टर्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स होते हैं। पैंडेमिक्स। कोविड-19 जैसे वायरस जो हेल्थ और इकोनॉमी दोनों को डैमेज करते हैं। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। हैकिंग, डेटा थेफ्ट और साइबर अटैक्स का बढ़ना। फूड और वाटर सिक्योरिटी। रिसोर्सेज की कमी से सोशल अनरेस्ट हो सकता है। इम्पैक्ट। यह थ्रेट्स सिर्फ किसी कंट्री के बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं होते, ये लोगों की डेली लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। इनका सोल्यूशन सिर्फ एक कंट्री के पास नहीं होता। एग्जाम्पल। कोविड-19 एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां पूरी दुनिया एक हेल्थ थ्रेट से सफर की। रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स। ग्लोबल कोऑपरेशन जैसे WHO, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। रीजनल सपोर्ट सिस्टम्स। अपने कंट्री लेवल पर प्रिपेयर्डनेस और रेजिलियंस बिल्ड करना। B. Principles guiding the working of the WTO. Introduction to WTO. WTO 1995 में बना था जिसका एम था ट्रेड को रेगुलेट करना और डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व करना। इसका फोकस फेयर और ओपन ट्रेड पर होता है। की प्रिंसिपल्स। मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN। अगर एक कंट्री किसी मेंबर को स्पेशल बेनिफिट देती है तो सबको वही देना पड़ेगा। नेशनल ट्रीटमेंट। फॉरेन और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को मार्केट में एक जैसा ट्रीट करना। ट्रेड लिबरलाइजेशन। टैरिफ्स और बैरियर्स को कम करना ताकि मार्केट खुला हो सबके लिए। ट्रांसपेरेंसी। हर कंट्री अपने ट्रेड पॉलिसीज के चेंजेस WTO को बताएगी। डिस्प्यूट सेटलमेंट। ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज के लिए एक प्रॉपर लीगल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। इम्पैक्ट एंड इंपॉर्टेंस। WTO के ये प्रिंसिपल्स ट्रेड को प्रिडिक्टेबल और फेयर बनाते हैं। छोटी कंट्रीज को भी ग्लोबल मार्केट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। एग्जाम्पल। इंडिया ने WTO के प्लेटफॉर्म का यूज करके अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसीज को प्रोटेक्ट किया है और ट्रेड भी एनहांस किया है। कंक्लूजन। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हमें ये दिखाते हैं कि सिर्फ आर्मी और बॉर्डर्स सिक्योर करना काफी नहीं है। साथ ही WTO के प्रिंसिपल्स ग्लोबल ट्रेड को बैलेंस और ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। दोनों हाई टॉपिक्स आज की दुनिया के लिए रेलेवेंट है और ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। A. ह्यूमन सिक्योरिटी। B. हाइपर ग्लोबलिस्ट्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 2 टर्म्स के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी और हाइपर ग्लोबलिस्ट्स। दोनों का मीनिंग, इंपॉर्टेंस और रेलेवेंट थियरीज या एग्जाम्पल्स मेंशन करना है। हर पार्ट लगभग 200 शब्दों में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। आज के ग्लोबल पॉलिटिक्स में सिक्योरिटी और ग्लोबलाइजेशन के ट्रेडिशनल मीनिंग्स काफी बदल गए हैं।
ह्यूमन सिक्योरिटी का फोकस इंडिविजुअल्स की प्रोटेक्शन पर होता है, जबकि हाइपरग्लोबलिस्ट्स ग्लोबलाइजेशन को एक अनस्टॉपेबल फोर्स मानते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए जरूरी है। मेन बॉडी। ए, ह्यूमन सिक्योरिटी, डेफिनेशन और ओरिजिन। ह्यूमन सिक्योरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका फोकस मिलिट्री या बॉर्डर सिक्योरिटी से हटकर इंडिविजुअल की सेफ्टी पर होता है। 1994 के यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें फ्रीडम फ्रॉम फियर और फ्रीडम फ्रॉम वांट को सेंट्रल माना गया। की डायमेंशंस। इसमें कई एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं जैसे इकोनॉमिक, फूड, हेल्थ, एनवायरनमेंट, पर्सनल, कम्युनिटी और पॉलिटिकल सिक्योरिटी। सिग्निफिकेंस। यह आइडिया ये बताता है कि भूख, बीमारी या एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं जितना कि वार। इसलिए पॉलिसीज डेवलपमेंट और प्रिवेंशन पर फोकस करनी चाहिए। एग्जाम्पल, कोविड-19 पैंडेमिक ने दिखाया कि ह्यूमन सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। हेल्थ सिस्टम्स और लाइवलीहुड सब कुछ रिस्क में था। बी, हाइपरग्लोबलिस्ट्स, डेफिनेशन और कोर बिलीफ। हाइपरग्लोबलिस्ट्स वो थिंकर्स हैं जो मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन दुनिया को पूरी तरह से बदल रहा है। इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और कल्चर सब में। उनके हिसाब से नेशनल बॉर्डर्स का इंपॉर्टेंस कम हो रहा है। की आर्ग्यूमेंट्स। उनका कहना है कि ग्लोबल मार्केट्स, एमएनसी और टेक्नोलॉजी ने नेशन स्टेट्स की पावर कम कर दी है। एक सिंगल ग्लोबल इकोनॉमी बैन रही है। सपोर्ट और क्रिटिसिज्म। जहां हाइपरग्लोबलिस्ट्स ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स को हाईलाइट करते हैं, वही कुछ लोग कहते हैं कि ये इनइक्वालिटी, कल्चरल लॉस और लोकल रेजिस्टेंस को इग्नोर करता है। एग्जाम्पल, WTO, IMF और कंपनीज जैसे Amazon या गूगल को हाइपरग्लोबलिस्ट्स ग्लोबलाइजेशन के प्रूफ के रूप में देखते हैं। एक बॉर्डरलेस इकोनॉमी का एग्जाम्पल। कंक्लूजन। ह्यूमन सिक्योरिटी और हाइपरग्लोबलिस्ट दोनों कॉन्सेप्ट्स हमें दिखाते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का फोकस कैसे बदल रहा है। ह्यूमन सिक्योरिटी इंडिविजुअल की सेफ्टी को सेंटर में रखता है, जबकि हाइपरग्लोबलिस्ट्स मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन स्टेज से ऊपर चली गई है। दोनों हाई ट्रेडिशनल थिंकिंग को चैलेंज करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. Examine India's position on international efforts to deal with the problem of refugees. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि इंडिया दुनिया भर के रिफ्यूजी मुद्दों पर क्या स्टैंड रखता है। हमें इंडिया के पॉलिसी, इंटरनेशनल कन्वेंशंस में पार्टिसिपेशन और रेफ्यूजीज के प्रति अप्रोच को एक्सप्लेन करना है, जैसे तिब्बतन, श्रीलंका तमिल्स या रोहिंग्यास के केस में। आंसर। इंट्रोडक्शन। रेफ्यूजीज वो लोग होते हैं जो अपने देश में वार, अत्याचार या प्राकृतिक आपदाओं के कारण भागकर दूसरे देश में शरण लेते हैं। दुनिया भर में रिफ्यूजी क्राइसिस को हैंडल करने के लिए 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन और UNHCR जैसे फ्रेमवर्क्स बने हैं। इंडिया ने इन्हें साइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी रिफ्यूजी मैनेजमेंट में उसका रोल काफी बड़ा रहा है, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज और अपने नेशनल इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बना के। मेन बॉडी। 1. इंडिया की लीगल और इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी। इंडिया ने 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 प्रोटोकॉल साइन नहीं किया है, लेकिन इंडिया प्रैग्मेटिक अप्रोच फॉलो करता है। केस बाय केस रेफ्यूजीज को असाइलम देता है। इंडिया के पास कोई स्पेसिफिक रिफ्यूजी लॉ नहीं है। फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के थ्रू रिफ्यूजी को रेगुलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का उस करके रेफ्यूजीज को प्रोटेक्शन दिया है। 2. इंडिया का ह्यूमैनिटेरियन रिकॉर्ड और मेजर रिफ्यूजी ग्रुप्स। इंडिया ने कई मेजर रेफ्यूजी कम्युनिटीज को होस्ट किया है, जैसे टिबेटन रेफ्यूजीज 1959 से दलाई लामा के साथ, श्रीलंका तमिल्स 1983 to 2009 सिविल वॉर के दौरान, चकमा और हजोंग रेफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से। इन ग्रुप्स को इंडिया ने शेल्टर, एजुकेशन और बेसिक फैसिलिटीज दिए हैं, दो राइट्स अलग अलग कम्युनिटीज के लिए वेरी करते हैं। 3. रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस में इंडिया का स्टांस। इंडिया ने रोहिंग्यास के केस में कॉशियस और बैलेंस्ड अप्रोच लिया है। सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर कुछ रोहिंग्यास को डिपोर्ट करने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने लिमिटेड ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भी दी है, UNHCR के कोलैबोरेशन में। म्यांमार के साथ डिप्लोमैटिक रिलेशंस और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी इंडिया ध्यान में रखता है। 4. इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया का रोल।
इंडिया UNHCR के साथ कोऑपरेट करता है, खासकर अर्बन रेफ्यूजीज के लिए। इंडिया बाली प्रोसेस जैसे डायलॉग्स में पार्टिसिपेट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग के मुद्दों पर। लेकिन इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन करने से बचा है क्योंकि वो अपने डोमेस्टिक लीगल कंट्रोल को मेंटेन रखना चाहता है। कंक्लूजन, इंडिया का रिफ्यूजी पॉलिसी अप्रोच एक बैलेंस्ड मॉडल है, जहां ह्यूमन राइट्स, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी तीनों को ध्यान में रखा जाता है। बिना इंटरनेशनल ट्रीटी साइन किए भी इंडिया ने काफी प्रैक्टिकल ह्यूमैनिटेरियन हेल्प प्रोवाइड की है। आगे चलकर अगर एक रिफ्यूजी स्पेसिफिक लॉ बनाया जाए तो इंडिया का स्टैंड और ट्रांसपेरेंट हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. Write short notes on the following in about 200 words each. A. Mercantilism. B. Marxist perspective on globalization. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपसे 2 छोटी छोटी नोट्स लिखने को कहा गया है। पहले पार्ट में आपको मर्केंटाइलिज्म के मेन पॉइंट्स और बेसिक आइडियाज एक्सप्लेन करने हैं। दूसरे पार्ट में आपको मार्क्सिस्ट थियरी के हिसाब से ग्लोबलाइजेशन का एनालिसिस करना है, जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन, कैपिटलिज्म और इनइक्वालिटी। आंसर। इंट्रोडक्शन। मर्केंटाइलिज्म और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव दोनों इंपॉर्टेंट थियरीज हैं जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस और ग्लोबलाइजेशन को समझने में मदद करते हैं। मर्केंटिलिज्म एक पुरानी इकोनॉमिक थियरी है जो कहती है कि राज्य अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ाने के लिए ट्रेड सरप्लस और गोल्ड का अक्यूमुलेशन करता है। वहीं मार्क्सिस्ट थियरी ग्लोबलाइजेशन को कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन का एक जरिया मानती है। इन दोनों थियरीज से हमें दुनिया की इकोनॉमी और पावर डायनामिक्स को समझने में क्लैरिटी मिलती है। मेन बॉडी। ए. मर्केंटिलिज्म। डेफिनेशन और कोर आइडिया। मर्केंटिलिज्म एक इकोनॉमिक थियरी है जो कहती है कि देश को अपना वेल्थ बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट्स ज्यादा और इंपोर्ट्स कम रखने चाहिए। मेन प्रिंसिपल्स। नेशनल वेल्थ का मेजर होता है गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व से। ज्यादा एक्सपोर्ट करो, कम इंपोर्ट करो, तभी ट्रेड सरप्लस मिलेगा। गवर्नमेंट को इकोनॉमी पर फुल कंट्रोल होना चाहिए, जैसे टैरिफ्स और सब्सिडीज। कॉलोनीज सिर्फ रॉ मटेरियल्स देने और एक्सपोर्ट मार्केट बनाने के लिए होती है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। 16th से 18th सेंचुरी तक यूरोप में मर्केंटिलिज्म डोमिनेंट थियरी थी, खासकर ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन में। कॉलोनियलिज्म और नेवी पावर इसके मेन टूल्स थे। क्रिटिसिज्म। एडम स्मिथ जैसे थिंकर्स ने इसको क्रिटिसाइज किया था क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को रोकता है। बी. मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबलाइजेशन। डेफिनेशन और फोकस। मार्क्सिस्ट थियरी कहती है कि ग्लोबलाइजेशन एक कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन का पार्ट है जहां प्रॉफिट और लेबर का एक्सप्लॉयटेशन मेन एम होता है। की पॉइंट्स। ग्लोबलाइजेशन से रिच और पुअर के बीच का गैप और बढ़ता है। MNCs चीप लेबर का फायदा उठाती है डेवलपिंग कंट्रीज में। पावर सिर्फ कुछ ही कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में होती है। IMF और WTO जैसे इंस्टीट्यूशंस भी कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। थिंकर्स और एग्जाम्पल्स। मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू और क्लास स्ट्रगल जैसे आइडियाज दिए थे। डेविड हार्वे जैसे मॉडर्न मार्क्सिस्ट थिंकर्स ग्लोबलाइजेशन को अक्यूमुलेशन बाय डिस्पोजेशन के रूप में देखते हैं। क्रिटिसिज्म। लोग कहते हैं कि मार्क्सिस्ट व्यू कभी कभी बहुत रिजिड होता है और ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर करता है। लेकिन इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन समझने के लिए ये व्यू अब भी रेलेवेंट है। कंक्लूजन। मर्केंटिलिज्म में स्टेट के कंट्रोल और ट्रेड के जरिए इकोनॉमिक पावर बढ़ाने की बात होती है, जबकि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ग्लोबलाइजेशन को कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन के नजरिए से देखता है। दोनों थियरीज इकोनॉमिक पावर और इनइक्वालिटी को समझने में हेल्प करती है। आज भी नेशनलिज्म और ग्लोबल इनइक्वालिटी जैसे टॉपिक्स पर इनकी रेलेवेंस है। इन्हें समझना हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स की गहराइयों तक ले जाता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।